हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी ने पिछली वीडियो देख ली होंगी और नहीं देखी हैं तो देख लेना। आशा करती हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ईमानदारी से अपनी वीडियो देख रहे होंगे और अपने अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे होंगे। आज मैं ये हमारा 11वीं का जो आरो भाग थी, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, आरो भाग 11वीं कक्षा का जो आरो खंड है, आरो की जो पुस्तक है, आरो भाग 1 है, उसमें आपके 10 अध्याय हैं और 10 के 10 अध्यायों का जो लेखक परिचय है हम करवा चुके हैं, 9 करवा चुके हैं, आज अंतिम है। तो अंतिम पाठ का नाम है आत्मा का ताप। आत्मा का ताप। आत्मा का ताप। और ये किसने लिखा है? सैयद हैदर रजा। सैयद सैयद हैदर रजा रजा ये इन्होंने लिखा है। तो आत्मा का ताप पाठ के संदर्भ में हम सैयद हैदर रजा का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, लेखक परिचय पढ़ेंगे और एंड में मैं आप सबके सामने जो हमें जीवन परिचय किस प्रकार से आपके पेपर में HPS स्पेशल HPSC के बारे में है ये, और 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। 11th के जो स्टूडेंट है किस प्रकार से उनको ये अटेम्प्ट करना है और किस प्रकार से उन्हें लिखना होता है। अब HPSC वालों के लिए भी स्पेशल है, ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें हेडिंग बनाकर लिखना है। तो ये मैंने आपके सैंपल के तौर पर ये यहाँ पर आज मैंने इस तरीके से आपको दिखा दिया है और क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है वो भी देख लेते हैं। सैयद हैदर रजा का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर सैयद हैदर रजा का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए। तो साहित्यिक परिचय पूछे तो भी आपको इस प्रकार से लिखना है, और अगर संक्षिप्त जीवन परिचय देते उनकी साहित्यिक विशेषताएं पूछे तो भी ऐसे लिखना है, और साथ में लिख देते कि सैयद हैदर रजा का साहित्यिक परिचय देते उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, तो भी आपको ऐसे ही लिखना है। आई होप आपको ये आप प्रारूप इसका देख सकते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो आज हम पढ़ लेते हैं सैयद हैदर रजा का संक्षिप्त जीवन परिचय, जिन्होंने लिखा है आत्मा का ताप, जो कि 11वीं कक्षा के आरो भाग 1 से लिया गया है। अब हम शुरू करते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय सैयद, और थोड़े से बड़े कर दूं या दिख तो रहा है शायद, दिख रहा है शायद सभी को। सैयद हैदर रजा का जन्म सन 1922 में बावरिया गांव में हुआ। बावरिया गांव में हुआ। यह गांव कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मतलब सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में बावरिया गांव में हुआ और बावरिया मध्य प्रदेश में स्थित है। सैयद हैदर रजा एक प्रसिद्ध चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। यानी कि सैयद हैदर रजा क्या थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और उसके साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। एक प्रसिद्ध चित्रकार और साथ साथ एक अच्छे चित्रकार भी थे और लेखक भी। पिता के रिटायर होने के बाद उन्हें नौकरी करनी पड़ी। इनके पिताजी जब रिटायरमेंट हो गए तो इनको नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से ली? नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ग्रहण की। तो इन्होंने बताया कि ये चित्रकार भी थे और एक अच्छे लेखक भी थे। तो चित्रकला की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली? नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट, नागपुर महाराष्ट्र में। उन्होंने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ग्रहण की। ठीक है। उन्होंने भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की। आपको पता है जो चित्रकला करते हैं वो अपनी चित्रकला की प्रदर्शनियां लगाते हैं, तो इन्होंने भी अनेक प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजित किया। उस प्रदर्शनियों में उन्होंने अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया। सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए। अब फ्रांसीसी सरकार ने इनको छात्रवृत्ति दी। कब दी? 1950 में दी। और अध्ययन किया। मतलब ये छात्रवृत्ति लेकर इन्होंने क्या किया?
अध्ययन किया। 1950 में इनको छात्रवृत्ति किसने दी? फ्रांसीसी सरकार ने। और वो छात्रवृत्ति से इन्होंने क्या किया? अपना अध्ययन कार्य किया। जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, उनमें हुसैन और शुजा के बाद रजा का नाम आ जाता है। यानी कि चित्रकला के अंदर किन दो लोगों का नाम प्रसिद्ध है? हुसैन और शुजा। शुजा के बाद किसका नाम आता है? रजा। रजा का नाम आता है। इनको कौन कौन से ग्रेड मिले, सम्मान मिले? ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स लैंड लेटर्स। क्या था? ग्रेड ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये इंग्लिश में है। ये इनको सम्मान मिला। प्रमुख रचनाएं क्या है इनकी? देख लेते हैं। नंबर 1, मोनोग्राफ। क्या है? मोनोग्राफ। तो इनका जीवन परिचय कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मोनोग्राफ कौन कौन से थे? मिशेल एबेयर, जाक लासे, पियरे गोदीबेयर, गीति सेन, रुडोल्फ वॉन लाइडेन आदि। और आत्मकथा कौन सी है इनकी? आत्मा का ताप। इनकी रचनाएं तो ऐसी हैं कि मैं तो इन्हें देख देख कर ही इतनी देर में मुझसे पढ़ा जा रहा है, तो थोड़ी सी याद करने के लिए आपको 2-4 बार तो पढ़ने ही पड़ेंगे। मोनोग्राफ। आत्मकथा कौन सी थी? आत्मा का ताप। ये इनकी खुद की ये आत्मकथा है। भाषा शैली कैसी है इनकी? सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे ही हम स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम देते हैं HSC और HPSC, तो आत्मा का ताप जो है मूलतः कौन सी भाषा में लिखी गई थी? कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी से हिंदू अनुवाद किसने किया? बी मधु जोशी ने। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी HPSC में ये आया था HPSC, और हम HPSC स्क्रीनिंग में ये क्वेश्चन एज इट इज़ रखा था। अब हम क्या करते हैं कि हम लेखक परिचय को, यार क्या पढ़ा रही है मैडम, ये क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे ही करके छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, लेखक परिचय ऐसे नहीं है। तो इनका जो आत्मा का ताप था, ये मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? 3 कवयित्री और ऑप्शन में दी गई थी, और चौथा दे रखा था बी मधु जोशी। तो इन्होंने किया था अनुवाद। किसने किया था? मधु बी जोशी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। किसका? आत्मा का ताप का। मूलतः किस में लिखी गई थी? अंग्रेजी में लिखी गई थी। देखिए, मैं चाहूँ तो ये आपको जीवन परिचय 7 से 8 या 8 से 10 मिनट में करवा सकती हूँ, लेकिन एक बात को मैं 10 बार इसीलिए बोलती हूँ कि सुनते सुनते आपको याद हो जाए। हिंदी में अनुवादित इस रचना में उर्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ, क्योंकि जब हिंदी में भाई अनुवाद कर रहे हैं तो मूलतः तो ये अंग्रेजी में लिखी गई। ठीक है। और भाई ये जो राइटर है, ये खुद इसका नेम जो है भाई मुस्लिम जैसा लग रहा है, तो ये उर्दू के शब्द आना तो स्वाभाविक सी बात है। तो ये इनकी भाषा शैली है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में हुआ है। इनकी रचनाओं की भाषा भावों के अनुकूल है। भावानुकूल मतलब वो जैसे भाव अपनी रचना में प्रदर्शित करने चाह रहे थे या लिखना चाह रहे थे, जैसे भाव, उसी भाव के अनुकूल इन्होंने भाषा का प्रयोग किया। तो ये था हमारा सैयद हैदर रजा का जीवन परिचय। और किस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जन्म कब हुआ? 1922 में। बावरिया गांव में हुआ। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इन्होंने अपने, ये क्या थे? एक चित्रकार थे। प्रसिद्ध क्या थे? एक चित्रकार थे। चित्रकार भी थे, और क्या थे? एक लेखक भी थे। और चित्रकारी की शिक्षा इन्होंने कहाँ से की ली थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने चित्रकला की ली। इन्होंने प्रदर्शनियाँ भी लगाई। 1950 में इनको फ्रांसीसी सरकार से छात्रवृत्ति मिली, और ये अध्ययन किया इन्होंने। और फिर क्या किया इन्होंने? ये इनकी रचनाएं हैं। और देश के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, हुसैन और शुजा के बाद रजा का नाम आता है।
तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें थी। और उसके बाद आत्मा, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि HPSC में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है, और शायद वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। ये एस्टेट वाले बच्चे ऐसे ना सोचना कि ये हमारे नहीं आएगा या इस तरीके से हमारे कैसे पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं बीच बीच में से, जैसे मैंने आपको बताया। और आपको अगर मैंने कहा कि एस्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं, एस्टेट आपका तभी क्लियर होगा बहुत आसानी से, तब आपको लगेगा कि मैं ये कहती हूँ कि सब्जेक्ट पे पकड़ करो। एस्टेट वाले बच्चों को मैं सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इसलिए ज़्यादा कहती हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपके स्क्रीनिंग में आपको आसानी रहेगी, स्क्रीनिंग में आसानी रहेगी तो उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो आपको उसमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से आपको फ़ायदा होता है। तो शुरू में जब भी आप पढ़ो, अपने डिटेल पढ़ो। मैं हमेशा यही कहूँगी, जब भी शुरुआत से शुरू करो तो डिटेल से शुरू करो और अपने नोट्स बनाते चले जाओ, तो आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी और आप गलतियाँ नहीं करेंगे। तो एस्टेट में मैंने बताया कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं, कम से कम आपके टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से लगभग 20 या 22 या के आसपास क्वेश्चन आपके व्याकरण के आते हैं। तो अगर 20 क्वेश्चन मैं हटा देती हूँ इसमें से, तो हमारे पास बचते हैं 40 या 42, 40 या 38 क्वेश्चन बचते हैं। अब 40 या 38 क्वेश्चन में से अगर हम अनुपात करते हैं, ऊपर ऊपर के जो 5-6 क्वेश्चन है लगा लो, वो हमारे किससे आते हैं, NCERT वाली बुक्स में से देने लग गई हैं। जैसे अभी जो 2022 में एस्टेट का आया था पेपर, उसमें सिल्वर वेडिंग का दिया गया था कि सिल्वर वेडिंग का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो उसमें था कि जातियों, जो अंतराल, पीढ़ियों के बीच में जो अंतराल आता जा रहा है, वो उसका राइट आंसर था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप देने लगे हैं। तो बात करूं मैं 30 से 33 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन की, तो ये आपके हिंदी लिटरेचर से आते हैं। और हिंदी लिटरेचर में आपको बच्चों बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ते जाना। एक तो आपकी शुरुआत कर देना आदिकाल, आप इतना ही पढ़ लेना, आपके 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं इजीली हल हो जाएंगे। आदिकाल, फिर आपका भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल और जो हम करवाएंगे नाटक, कहानी, उपन्यास, ये जब देखना आपको किस तरीके से धीरे धीरे हम करवाते जाते हैं और किस तरह से आपको सिलेबस आपका सिमटता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आदिकाल मैंने शुरू करवा रखा है, चैनल पर प्लेलिस्ट डाल रखी है आदिकाल के नाम से, कई सारे टॉपिक हम उसमें करवा भी चुके हैं। आप देखकर अपनी तैयारी शुरू कर दें। और बहुत ही जल्दी मैं अभी हिंदी व्याकरण की और एक आपकी जो प्लेलिस्ट है वो बनाने वाली हूँ। देखो लिटरेचर की मैंने बना रखी है आदिकाल के नाम से, और NCERT के मैं अभी जीवन परिचय ही मैंने डालने शुरू किए हैं। अभी पाठ के विषय के जो है कंटेक्ट जो अंदर का है वो भी आपके कथा वस्तु भी डाल लेंगे, और उसके बाद हम अभिव्यक्ति और माध्यम। लेकिन फिलहाल आदिकाल मैंने शुरू कर रखा है, NCERT मैंने स्टार्ट कर रखी हैं, और हिंदी व्याकरण और अभी हम जल्द शुरू करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में, देखते रहे। और लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बच्चों वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।